बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ आ रही है? कोई प्लीज़ कंफर्म कर दे मेरी आवाज़ सही है। हेलो। जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। ओके। कैसे कैसे हैं आप सब? चलिए लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। लास्ट सेशन में जो हमने चीज़ें देखी थी एक दफ़ा उनको गो थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था प्रोग्रामिंग के हवाले से। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर, असम्बलर। ठीक है। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स की जो डिस्कशन है वो की थी, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उसमें हमने देखा था कि बेसिकली हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं, एक तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो सिंपल, जो मैथ्स में पढ़ते आए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और फिर उसमें हमने देखा था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो लास्ट टाइम ये मैंने एंड पे वीडियो में बताया था, लेकिन शायद मेरे ख्याल से मिस हो गया था थोड़ा सा कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में क्या फ़र्क होता है। तो एक तो इसका लिखने का तरीका है कि पोस्ट फिक्स में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वेरिएबल के बाद में आता है। और दूसरा, अगर इसके एग्जीक्यूशन में अगर आप देखोगे ना, तो इसको अगर हम रन करते हैं ना इस कोड को, तो हम डिफरेंस देखते हैं। ए की वैल्यू स्टार्ट में 4 है और बी की वैल्यू स्टार्ट में 6 है। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ ना, तो हमारे पास क्या होता है कि, अच्छा ये मैंने असल में ऊपर वाला प्रोग्राम मुझे कमेंट करना पड़ेगा, पर एक सेकेंड। हाँ, अब ये देखें। अभी इसे मैंने रन किया है तो उसने क्या मुझे बताया है कि पहले तो ए प्लस बी का उसने आंसर दिया, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाई बी। ये तो सिंपल है। अच्छा, एक और चीज, ए डिवाइडेड बाई बी जब मैंने किया ना, 4 को 6 से डिवाइड किया, तो आंसर तो वैसे पॉइंट्स में आना चाहिए ना। लेकिन जो डिवीजन का ऑपरेटर है ना, बाई डिफॉल्ट आपको इंट में आंसर देता है। ठीक है। तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, लेकिन ये इसे इंट में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में, यानी 0 आपको आंसर देगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, ये आपको रिमाइंडर देता है। जब 4 को 6 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर जो है 4 बचता है। ठीक है। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देता है। अच्छा, अब ये हम चीज देख रहे थे। अब ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, यानी पहले ए आ रहा है फिर उसको वो इंक्रीमेंट करेगा। तो उसने क्या किया, ए की वैल्यू क्या थी इनिशियली हमारे पास जब हमने सेट की थी, ए की वैल्यू 4 सेट की थी। तो उसने क्या किया, पहले ए की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब टर्मिनल पे चेक करो तो ए की वैल्यू उसने प्रिंट कराई है 4। यानी अभी उसने इंक्रीमेंट नहीं किया और पहले ए की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। लेकिन मेमोरी में उसने क्या कर दिया, मेमोरी में जो आपके पास ए की वैल्यू थी उसने उसे 5 कर दिया, यानी एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब ए की वैल्यू हमारे पास 5 हो चुकी है। अगले स्टेप, यानी यहाँ अगर मैं लिखूं तो ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, प्रिंट उसने 4 ही किया है, लेकिन मेमोरी में ए की वैल्यू 5 हो चुकी है। जब अगले लाइन पे आया तो उसने क्या देखा, ए माइनस माइनस। अब ये डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन ये फिर पोस्ट डिक्रीमेंट है, पोस्ट फिक्स है। तो उसने पहले ए की वैल्यू को प्रिंट कराया, मेमोरी में ए की वैल्यू 5 थी तो उसने ए की वैल्यू 5 प्रिंट कराई। और अब बाद में उसने डिक्रीमेंट किया, जब बाद में उसने डिक्रीमेंट किया तो अब मेमोरी में ए की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या किया कि अगले लाइन में आया तो अब क्या है, प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स में आया तो ए की वैल्यू मेमोरी में 4 थी, उसने क्या किया, पहले प्लस प्लस किया फिर उसे प्रिंट कराया। तो अब इस स्टेप में मेमोरी पहले वो मेमोरी में भी आपके पास जो ए की वैल्यू है वो 5 हो चुकी है, और प्रिंट भी जो है उसने 5 ही कराया। अगर आप यहाँ पर टर्मिनल पे देखो तो नेक्स्ट लाइन में क्या है, 5 प्रिंट हो गया हमारे पास। और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है, माइनस माइनस ए, यानी प्री फिक्स डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, प्री फिक्स डिक्रीमेंट। तो इसमें भी क्या हुआ कि मेमोरी में अभी ए की वैल्यू 5 है, तो पहले डिक्रीमेंट होगा और फिर प्रिंट होगा। तो डिक्रीमेंट जब हुआ तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। और उसने जो है उसे प्रिंट करवा दिया, तो अब यहाँ पे देखो तो ये 4 हो गई। तो क्लियर है चीज।
नेक्स्ट हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे थे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या थे? प्लस इज इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, यानी ये वैल्यू जो है वो अरिथमेटिक्स भी परफॉर्म करते हैं, यानी ए प्लस बी भी किया और उसने वैल्यू भी असाइन करवा दी उस वेरिएबल को। ठीक है, फिर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे, इनको रिलेशनल या बुलियन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, जो हमें रिजल्ट में जीरो या वन देते हैं, ट्रू या फॉल्स, जिसमें इज इक्वल टू ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे, ये भी हमें रिजल्ट में जीरो या वन देते हैं। तो इसमें हमने एंड ऑपरेटर देखा था, एंड ऑपरेटर की क्या कंडीशन है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा। फिर हमने और ऑपरेटर देखा था, इसमें क्या था, एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू आ जाएगा। और नॉट ऑपरेटर देखा था जो इन्वर्स कर देते हैं। तो ये हमने लास्ट सेशन में चीजें देखी थी। आज हम इंशाल्लाह कुछ नई चीजें देखेंगे, और हमारा कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए आपने कई मैथ कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने नेक्स्ट वीक मिड्स भी हैं। तो मेरा इरादा है कि इन 2 सेशन में आपके मिड्स के जो मेजोरिटी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्लियर कर लें, एक ही सेशन में, और एक जो नेक्स्ट वीकेंड में सेशन करेंगे। तो मैं अगर बीच में कहीं भी आपको कोई चीज़ समझ आए तो मुझे वहीं पे रोक दीजिएगा, ताकि हम वो क्लियर कर लें। ठीक है। अच्छा, आज सबसे पहले हम लास्ट, अच्छा एक और चीज़ थी, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज ना, ये लास्ट टाइम मैं बताना भूल गया था। एक होती है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो आपके पास, जिसमें ना फंक्शंस आप लोगों ने शायद पढ़ लिए होंगे थ्योरी में ना, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो फंक्शन जिसमें नहीं लिखते, एक ही आपका जैसे मेन फंक्शन है ना, सारा कुछ उसी में हो रहा है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम फंक्शंस बनाते हैं। ठीक है, यानी एक अगर एडिशन हमने करवानी है तो उसका अलग फंक्शन बनाया, सब्ट्रैक्शन करवाया तो उसका अलग फंक्शन, कोई और काम है तो उसका अलग फंक्शन, ताकि हम बार बार उन फंक्शंस को कॉल कर सकें। तो हमारी जो सी प्लस प्लस है ना, या मेजोरिटी जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, चाहे पाइथन हो गई, जावास्क्रिप्ट, तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो थ्योरी के वाले से पॉइंट है, मैंने कहा आपको इसका शेयर कर दूं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है वेरिएबल स्कोप का, ये भी थ्योरी के वाले से इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल स्कोप क्या होता है कि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो उसमें वेरिएबल्स की 2 स्कोप होती हैं, एक तो लोकल स्कोप होती है और दूसरी ग्लोबल स्कोप होती है। ठीक है, लोकल स्कोप का मतलब है कि वो जो फंक्शन, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है ना, वो उस फंक्शन के अंदर ही हम डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैं कोई कोड देखें, चलें इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, ये इफ एल्स अभी इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं उसके रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास, अगर मैं इंट मेन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, ठीक है, इज इक्वल टू 5 7। अब ये मेरा जो वेरिएबल है ना, ये फंक्शन के अंदर है, इसको कहते हैं लोकल स्कोप। इसकी स्कोप क्या है? लोकल है। लेकिन अगर मैं यही वेरिएबल, अगर मैं इंट मेन के बाहर डिक्लेयर कर दूंगा, सॉरी हाँ, इंट मेन फंक्शन के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट बी, और उसको कोई वैल्यू वैल्यू दे दिया ना दी, तो अब ये जो वेरिएबल है, चूंकि ये मेरा फंक्शन के बाहर है, इसलिए इसकी स्कोप जो है वो ग्लोबल है। अब इसके हवाले से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम फंक्शन के अंदर, अब चले इसको भी मैं ए कह देता हूँ, ठीक है, मेरा ग्लोबल वेरिएबल भी ए है, लोकल वेरिएबल भी ए है। लेकिन अब मैं जब फंक्शन के अंदर एक्सेस करूंगा, अभी मैं ये कमेंट कर देता हूँ क्योंकि हमें बाद में पढ़ना है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि फंक्शन के अंदर जब मैं ए को एक्सेस करूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैं ए को सी आउट कराता हूँ, तो क्या लोकल वेरिएबल वाली वैल्यू प्रिंट होगी या ग्लोबल? क्या होना चाहिए? किसी को आइडिया क्या होगा? अच्छा, होगा क्या कि लोकल वेरिएबल वाली जो वैल्यू है ना प्रिंट करेगा, क्यों? क्योंकि ये अभी फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये लोकल जो वेरिएबल है उसकी जो है वो वैल्यू प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो जब इसको रन भी करके देख लेते हैं। ये देखें, ये 7, इसने क्या किया कि ये 7 आपको नजर आ रहा है ना, तो लोकल जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। और इसी तरह अगर मैं ए की वैल्यू को कोई चेंजिंग करता हूँ ना, तो वो अगर मैं फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू को 100 कर देता हूँ, तो वो इसी को इफेक्ट करेगा, वो ग्लोबल्स को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेफरेंस मिलती है ना, वो लोकल वेरिएबल को मिलती है, ना कि ग्लोबल वेरिएबल को। हाँ, अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर एक ऑपरेटर होता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इसे कहते हैं, ये मैं डाल दूंगा। अब मैं अगर इसे रन करूंगा ना, तो ये मुझे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू देगा। ठीक है, ये देखें, इसने मुझे 8 दिया ग्लोबल वेरिएबल की। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो प्रेफरेंस मिलती है वो लोकल वेरिएबल को मिलती है, लेकिन अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? साथ साथ रिस्पॉन्स करते रहा करें, ताकि मुझे पता चलता रहे आप सुन रहे हैं या नहीं, क्योंकि चैट मैं नहीं देख पाता, तो बेशक माइक खोल के बता दिया करें। जी सर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा,
नेक्स्ट एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है टाइप कास्टिंग का। टाइप कास्टिंग क्या होती है? हम क्या करते हैं कि वेरिएबल की डाटा टाइप, एक हमने डाटा टाइप पढ़ी है, हम उसको दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमने कोई भी वेरिएबल लिया, इंट, एक वेरिएबल इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल है, हम चाहते हैं कि ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा कि इसको फ्लोट लिखूंगा और ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल का नाम है वो लिख दूंगा। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि मैं पहले आपके पास फ्लोट लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर और फिर ए लिख दूंगा। तो ये आपके पास जो है टाइप कास्टिंग हो गई। ठीक है। ये ए वेरिएबल जो इंट का था, मैं चाहता हूँ कि फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं इस सिंटेक्स को फॉलो करूंगा कि पहले फ्लोट लिखा, ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम लिख दिया, या फ्लोट को ब्रैकेट के अंदर किया और ए जो वेरिएबल है उसको बाद में लिख दिया। तो ये इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। यानी एक डाटा टाइप से आप दूसरी डाटा टाइप में जा रहे हो। इसी तरह फ्लोट से इंट में भी जा सकते हो, किसी भी डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में आप जा सकते हो। ठीक है सर एक क्वेश्चन है, जी। अगर ये फ्लोट में होगा तो ये 6.0 हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये फ्लोट में जब होगा तो 6.0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर फ्लोट होता, ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लोट होता और यहाँ पर 6.5 होता, तो जब मैं इसे इंट में कन्वर्ट करता तो 6 हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्स्टेंट्स का। कॉन्स्टेंट सिंपल सा बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं कोई वेरिएबल जब डिक्लेयर करता हूँ अपने प्रोग्राम में और उसके साथ कांस्टेंट का कीवर्ड लगा दूं, तो मेरा जो वेरिएबल है ना वो क्या बन जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। मैं उसकी वैल्यू फिर चेंज नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मैं, ये एक प्रोग्राम है, इसमें मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम मैथमेटिक्स में पाई यूज करते हैं ना, तो फ्लोट डाटा टाइप है, पाई उसका वेरिएबल का नाम है, मैंने उसकी वैल्यू दे दी 3.14। अब मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में मैं फ्लोट पाई की वैल्यू को चेंज ना हो, ठीक है, चेंज ना ना मैं करूँ ना कोई और करे, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो इसके स्टार्ट में मैं कांस्टेंट का कीवर्ड लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कांस्टेंट का कीवर्ड लगा दिया। अब इसकी वैल्यू को कोई नहीं चेंज कर सकेगा। ठीक है। तो कांस्टेंट, ये क्या एरर क्यों दे रहा है? कांस्टेंट फ्लोट, एक सेकंड, ऊपर कोई, सॉरी, कॉन्स्ट, खाली कॉन्स्ट कीवर्ड है। तो आपने कॉन्स्ट लिखा और आपने ये आपकी जो वेरिएबल है कॉन्स्टेंट हो गया। अब इसकी आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू को मैं 4 करता हूँ, ठीक है, तो ये मैं नहीं कर सकूंगा। ये देखें, ये इसने एरर दे दिया। ठीक है। आप रन करेंगे, नहीं रन होगा, क्योंकि पाई को मैंने कांस्टेंट जो है डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए उसकी आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सा कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है मैनिपुलेटर्स का। मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं कि आप अपने प्रोग्राम का जो फ्लो है थोड़ा चेंज करने के लिए, यानी उसे फॉर्मेट करने के लिए आप यूज करते हो। दो मैनिपुलेटर्स मोस्टली हम यूज करते हैं, और इसमें भी एक ही, हम एंडल ही ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। यानी न्यू लाइन के लिए, जब आप एक लाइन से अगली लाइन में चाहते हो आपका आउटपुट आए, तो आप एंडल लगा देते हो। ठीक है। आप सब ने ये देखा होगा, सिंपल से एक बार देख लेते हैं। एक प्रोग्राम मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने सी आउट में लिखता हूँ एक लाइन, माई नेम इज अली, और अगली लाइन मैंने लिखी, अब जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा कि ये एक ही लाइन में प्रिंट होगा। जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो कंसोल पे आप चेक करेंगे कि ये एक ही लाइन पे प्रिंट हुआ। अच्छा, ये वो इसका अक्सर ध्यान गलती हो जाती है कि एक दफा जब आपने लिखा हुआ है तो दोबारा नहीं ना आप लिख सकते। तो आपका प्रोग्राम या तो आपको कमेंट करें या उसको फिर रिमूव कर दें। ठीक है। तो ये एरर आ रहा है, अब देखते हैं। हाँ, ये देखिए, माय नेम इज अली, आई एम स्टडीइंग इन यूएमटी। तो ये एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगा, पहली लाइन के एंड पर एंडल डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैंने एंडल लगा दिया। ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये अब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा मेरे पास, माय नेम इज अली, आई एम स्टडीइंग इन यूएमटी। और दूसरा एक और न्यू लाइन का मेथड तरीका होता है, वो बैक स्लैश एन होता है। मैं एंडल लगाने की बजाय क्या करता हूँ कि अगली लाइन पे बैक स्लैश एन डाल देता हूँ, सॉरी, बैक स्लैश एन। तो क्या होगा, ये अगली लाइन में प्रिंट हो जाएगा इससे भी। ठीक है। तो ये आप दोनों तरीके से नई लाइन पे जा सकते हो, एंडल के थ्रू भी और बैक स्लैश एन के थ्रू भी। अच्छा, दूसरा मैनिपुलेटर होता है सेट विथ। इसको मैं वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कि आप जब चाहते हैं ना कि अपने प्रोग्राम में जो आउटपुट है उसकी विथ एक सेट करें,
तो आप जो है यानी कि कितनी विथ कितनी चौड़ाई हो उसकी आउटपुट की, तो आप उसे सेट कर सकते हैं। इसके अंदर आप 1 2 3 4 डाल सकते हैं, अपनी मर्जी की एक विथ जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ थ्योरी वाइज इंपॉर्टेंट है, वरना इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है कि जिस तरह मैथ में हम डिमास या बोर्डमास रूल नहीं पढ़ते थे कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेलुएट होगा एक्सप्रेशन में। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स आ गए हैं, तो अब कौन सा ऑपरेटर पहले जो है वो इवेलुएट होगा। तो इसके लिए हम जो है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का जो है वो रूल कॉन्सेप्ट यूज कर पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, पहले ऊपर वाली देखते हैं जो सिंपल है, फिर नीचे वाली देखते हैं। ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस बी, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट ना डालूं तो क्या होगा, ये किसको पहले इवेलुएट करेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये पहले मल्टीप्लिकेशन को इवेलुएट करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंस में एक तो मैथ्स वाला रूल किससे भी आप याद रख सकते हो, डिमांड से हमने पढ़ा था, पहले मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस मिलती है और फिर एडिशन को प्रेफरेंस मिलती है। तो पहले ये मल्टीप्लाई को करेगा, यानी ए को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसे बी में ऐड करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बेहतर यह है कि यहाँ पर पेरेंथेसिस लगा दें कि पहले जो इवेलुएट हो रहा है, ठीक है, उसे पेरेंथेसिस में क्लोज कर दे और फिर बाद में। अच्छा, अब इसी तरह अब दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें तो ये काफी कॉम्प्लेक्स एक एक्सप्रेशन है, इसमें मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो अगर आप मैथ वाला रूल अप्लाई करते हो डिमास, तो उसमें क्या है, पहले मल्टीप्लिकेशन है फिर एडिशन है, लेकिन वो हर जगह काम नहीं करता। सी प्लस प्लस में क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस है वो मिलती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, सबसे पहले नंबर पर मिलती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, और दूसरे नंबर पे जो प्रेसिडेंस है वो मिलती है एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एक मसला होता है कि एक ही लाइन में मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, डिवीजन भी आ गया है, ठीक है। तो अब पहले इन दोनों में से कौन सा होगा, तो इसमें जो होता है ना वो आता है एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट, ये है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस पहले किसको मिली, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। लेकिन जब एक ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किसको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। मैथ्स में तो हम क्या करते थे, डिवीजन को पहले प्रेफरेंस देते थे डिमास रूल में, लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा, इधर डिफरेंस है। और वहां पे इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो एसोसिएटिविटी है ना वो लेफ्ट टू राइट है, यानी पहले लेफ्ट पे जो होगा, चाहे मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, उसको प्रेसिडेंस मिलेगी, और इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी जो पहले लेफ्ट पर होगा उसको प्रेसिडेंस मिलेगी। तो इसको कहते हैं लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब आप इस एग्जांपल को अगर आप देखो तो यहाँ पर पहले जो है ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को मिल लिया ना, तो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, वो तो हो गया। लेकिन अब हमारे पास प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, फिर प्लस आ रहा है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब तीन आ रहे हैं तो इन तीनों में से पहले किसको होगा, पहले वो किसको वैल्यूएट करेगा, तो वो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, यानी पहले वो प्लस करेगा, ये वाला प्लस करेगा, फिर वो माइनस करेगा -45, और फिर वो तीसरे वाला प्लस करेगा। तो इसमें लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी इसको कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, ये तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा है सीक्वेंस और सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। अब होता क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम है, अभी तक हम जितने भी हमने प्रोग्राम लिखे हैं, अ, वो क्या है, वो एक सीक्वेंस में इवेलुएट हो रहे हैं, ठीक है। ये पहले यानी स्टार्ट से होता है, कोई भी आप प्रोग्राम जितने भी तक हमने लिखे हैं या आप ले लें, तो पहले क्या होता है, सीक्वेंस से स्टार्ट करता है। जब हम मेन फंक्शन में आए तो पहले ये वाली लाइन वो एग्जीक्यूट करेगा, कमेंट्स तो इग्नोर कर देगा ना, फिर ये वाली लाइन करेगा, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, यानी एक सीक्वेंस में वो इवेलुएट एग्जैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा हमारे प्रोग्राम को। तो इस फ्लो को कहते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, यानी एक सीक्वेंस में वो हमारे प्रोग्राम को जो है वो कंपाइलर एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर होते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर यूज करते हैं, एक कंडीशन देते हैं, अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो वो उसके बाद वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो उसको इग्नोर कर देता है, उसके बाद वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर होते हैं आइट्रेशन स्ट्रक्चर। आइट्रेशन क्या होता है, लूप्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, यानी हम एक प्रोग्राम में हमने कंडीशन दी, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो आपके पास दोबारा वापस जाएगा, दोबारा उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन ट्रू है, दोबारा वापस जाएगा, दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, यानी वो एक साइकिल में, एक लूप में चलता जाएगा जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इसको कहते हैं आइट्रेशन स्ट्रक्चर्स। क्लियर है, एक सीक्वेंस में इवेलुएट एग्जीक्यूट होगा, सिलेक्शन में क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं है फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आइट्रेशन में क्या होगा, चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, लूप में वापस जाएगा, यानी एक साइकिल में वो रन होता जाएगा जब तक कि वो चेक नहीं कर लेता, कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब सीक्वेंस स्ट्रक्चर में तो फर्दर कोई भी नहीं था। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, इफ स्टेटमेंट आ जाती है, इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है।
स्विच स्टेटमेंट आ जाती है, नेस्टेड इफ एल्स आ जाती है। तो इंशाल्लाह इसको हम आज डिटेल में देखेंगे। आइटरेशन स्ट्रक्चर में क्या आ जाते हैं, लूप्स आ जाते हैं। लूप्स में फिर फॉर लूप है, डू वाइल लूप है, वाइल लूप है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, इसको हमने देखना है। अब सबसे पहले है हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है इनको कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, यानी कि कंडीशन हम देते हैं, तो उसको हम सबसे पहले देखते हैं। हमने इफ स्टेटमेंट देखनी है, इफ एल्स देखनी है, इफ एल्स इफ देखनी है। ये एग्जांपल है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब सबसे पहले मैंने प्रोग्राम लिखा, ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं वैसे इसका। हमने एक वेरिएबल लिया मार्क्स नाम का, मार्क्स हमने चेक करने हैं। हमने यूजर से कहा कि मार्क्स एंटर करो अपने, ठीक है, उसने मार्क्स एंटर किए, ठीक है, यहाँ तक तो पिछले कॉन्सेप्ट हो गए। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले चेक किया इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ये हम ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू ये कंडीशनल ऑपरेटर है जो चेक आंसर हमें 0 या 1 की फॉर्म में देता है। अगर तो ये 2 होगा तो 0 1 देगा, अगर तो फॉल्स होगा तो ये 0 देगा। तो क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर तो जो यूजर ने मार्क्स एंटर किए हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 हैं, तो वो इसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर वो ट्रू नहीं है तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बेसिक सा इफ का जो स्ट्रक्चर होता है, आप इफ लिखेंगे, इसको एंटर करेंगे, तो ये आपके पास एक सिंटेक्स जो है इफ का वो ये होता है। यानी ब्रैकेट्स के अंदर आप कंडीशन लिखते हो जो आप चेक करोगे। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, हमारे पास इसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो वहां पे आ जाएगा, उसको वो इग्नोर कर देगा। अच्छा, ये सिंपल इफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। इफ में क्या होगा कि वो आपके पास, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। वो क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट को चेक किया, फॉर एग्जांपल यूजर ने मार्क्स जो है वो एंटर किए 50, ठीक है, तो वो कंडीशन फॉल्स हो गई ना। तो वो क्या करेगा कि इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब बाहर कोई मजीद कोड है ही नहीं, सारे कमेंट्स हैं, तो वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये सिंपल इफ हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसको चला के भी देख लेते हैं। ऊपर कुछ लिखा तो नहीं, बस ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, एंटर योर मार्क्स, फॉर एग्जांपल मैंने 35 मार्क्स 36 एंटर किए, तो उसने कोई भी मुझे आउटपुट नहीं दिया, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में उसके बाद कोई स्टेटमेंट लिखी नहीं थी। खत्म हो गया, मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो ये सिंपल एक इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये हम यूज नहीं करते हैं, हम मोस्टली इफ एल्स यूज करते हैं, क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में भी तो आना है ना उसने। तो मैं यहाँ क्या करूंगा कि यहाँ पर एल्स लिखता हूँ, ठीक है, एल्स। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी की जो भी स्टेटमेंट है वो लिख दूंगा, यू आर फेल, ठीक है। अगर तो आपके मार्क्स 90 है, 95 से कितने मैंने लिखे थे ऊपर, 90 से अबव या इक्वल है तो आपका ग्रेड ए है, एल्स आप फेल है, ठीक है। इस तरह होता तो नहीं, लेकिन समझाने के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जब इसे रन करूंगा, तो अब क्या हुआ कि मैंने मार्क्स, अगर तो मैंने 90 एंटर किए, तब तो वो मुझे कह देगा ग्रेड ए है। लेकिन मैं इसे दोबारा रन करूँ, अगर मैं 90 से नीचे एंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 89 भी एंटर कर दिया, तो उसने मुझे कह दिया यू आर फेल। यानी अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं थी तो वो एल्स में आ गया, और एल्स वाली उसने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी। तो ये इफ एल्स हो गई। पहली क्या थी, इफ स्टेटमेंट थी, दूसरी क्या हो गई, इफ एल्स हो गई। अब तीसरी होती है इफ एल्स इफ, यानी एक से ज्यादा कंडीशन अगर हम देना चाह रहे हैं तब क्या होगा। मिसाल के तौर पर अब इसी एग्जांपल को अगर हम मजीद आगे बढ़ाएं, जो मैंने पहले लिखी थी, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ग्रेड ए है आपका। अगर तो ये फॉल्स हो गई, यानी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं है, तो वो चेक करेगा क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है। अगर तो वो ट्रू है तो फिर वो ग्रेड बी, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये भी फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट वो आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो ग्रेड सी सी आउट करवा देगा। अगर ये भी फॉल्स हो गई तो एल्स में आ जाएगा। अगर कोई भी ट्रू नहीं ना होती तो एल्स वाला जो है वो एग्जीक्यूट करवा देगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। एंटर योर मार्क्स, ठीक है, 90 वाला तो हमने चेक कर लिया था, उसने ग्रेड ए कर दिया। अब मैं रन करता हूँ 80। 80 पे क्या होना चाहिए, 80 पे मैंने जब एंटर किया 80, वो चेक करेगा मेरे मार्क्स 80 90 से तो ग्रेटर नहीं है, तो इसको वो स्किप कर देगा, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो एल्स इफ में आएगा, वो चेक करेगा मेरे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, बिल्कुल है, ट्रू है, तो वो ग्रेड बी जो है वो मेरा प्रिंट आउट करवा देगा, ठीक है, ग्रेड बी आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं जो है वो कोई और मार्क्स लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ, मैं चले यहाँ पे 45 लिखता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, ग्रेड फेल, ठीक है। तो क्योंकि ना वो ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हुई, ना ये वाली, ना ये वाली, तो इवेंचुअली जो एल्स वाला पार्ट था वो उसने प्रिंट आउट करवा दिया। तो ये मेरी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है। क्लियर है यहाँ तक, यस समझ आ रही है।
सर। ठीक है। अच्छा। सर। अच्छा, साथ साथ ना आप जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं ना, तो अपने आईडीज और अपने नाम जो है ना वो कमेंट बॉक्स में लिख दें काइंडली। आईडीज और अपने नाम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ क्या होता है कि एक इफ के अंदर एक इफ होती है, ठीक है। एक इफ स्टेटमेंट है, उसके अंदर एक इफ मजीद स्टेटमेंट होती है। एग्जांपल से हम इसको समझते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल लिखी है। अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है। इंट मेन, उसके अंदर एक मैंने नंबर, एक वेरिएबल लिया, मैंने यूजर से कहा एक नंबर एंटर करो। अब ये मैंने एक कंडीशन लिखी इफ स्टेटमेंट के अंदर कि अगर तो वो नंबर ग्रेटर देन 0 है। अब मैं एक्चुअली चेक करना चाह रहा हूँ दो कंडीशंस, ठीक है। कि मैंने चेक करना है कि मेरा जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो इवन भी हो और पॉजिटिव इवन हो। क्योंकि आपको पता है 0 भी इवन ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 0 ना हो, पॉजिटिव इवन हो, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो अब मैं क्या करूंगा, दो कंडीशन चेक करनी पड़ी है ना मुझे, कि एक तो नंबर 0 से ग्रेटर हो और दूसरा मेरा जो नंबर है वो इवन हो। तो दो कंडीशन चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, नेस्टेड इफ एल्स यूज करूंगा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। पहली जो इफ है वो मेरी, इसे कहते हैं आउटर इफ, यानी बाहर वाली इफ, ठीक है। तो इसमें मैंने कंडीशन रख दी कि मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर मैंने इस इफ के अंदर आया और इसके अंदर मैंने एक और इफ स्टेटमेंट लिखी, और उसमें मैंने चेक किया कि मेरा नंबर इवन हो। इवन चेक करने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मॉड्यूलस वाला ऑपरेटर यूज करते हैं कि मेरा जो नंबर है उसका, जब मैं 2 से मॉड्यूलस लूंगा तो अगर तो इवन होगा तो उसका आंसर 0 आएगा। तो वो जब आंसर 0 आएगा, तो जब ये भी ट्रू हो जाएगा तो वो आपके पास इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखे है वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। और अगर ये ट्रू हो गई, ये फॉल्स हो गई, तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसको रन करके देखते हैं। एंटर अ नंबर, फॉर एग्जांपल मैं पहले तो नेगेटिव नंबर एंटर करता हूँ ना। तो नेगेटिव नंबर जो है उसने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो इफ वाली इसी टेस्ट में फेल हो गया, ठीक है। मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 था, होना चाहिए था, लेकिन वो इसी टेस्ट में इसी कंडीशन में फेल हो गया। तो इफ से वो बाहर आ जाएगा, और इफ के बाहर कोई स्टेटमेंट लिखी नहीं है, इसलिए वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो गया। अब मैं दोबारा रन करता हूँ और कोई और नंबर लिखता हूँ। अब मैं 0 लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने 0 लिखा, फिर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। 0 लिखा, ये वाली कंडीशन तो वो पास कर गया, ठीक है। लेकिन जब वो अंदर आया तो ये वाली कंडीशन उसने जब एवेलुएट की तो वो फॉल्स हो गई, ठीक है। सॉरी सॉरी, वो इसी कंडीशन में वो फेल हो गया। नंबर तो जो है वो ग्रेटर देन 0 है ही नहीं, मैंने 0 एंटर किया। तो इसलिए अब वो आपके पास इफ वाली स्टेटमेंट कंडीशन से बाहर आया और मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब मैं कोई और पॉजिटिव नंबर एंटर करता हूँ, लेकिन वो ऑड नंबर एंटर करता हूँ, 1 फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटर किया। अब मैंने जब 1 एंटर किया तब भी मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। 1 के केस में क्या होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि मेरा नंबर 1 जो है ग्रेटर देन 0 है। आउटर इफ तो ट्रू हो गया, लेकिन जब वो अंदर आएगा इस कंडीशन को इवेलुएट करेगा। तो 1 का जब आप 2 से मोड लेते हो तो रिमाइंडर में 0 नहीं आता, रिमाइंडर में 1 बचता है, तो इसलिए वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो प्रोग्राम इस फंक्शन इस स्कोप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। और अब हम लास्ट चेक करते हैं कि अगर मैं इवन पॉजिटिव नंबर एंटर करता हूँ तो अब क्या होगा। 2 मैंने जब एंटर किया तो उसने क्या कर दिया, पॉजिटिव इवन आंसर दे दिया, क्योंकि वो दोनों टेस्ट में पास हो गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इफ के अंदर एक इफ है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट हमारे यस पास है सर। स्विच स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, जो स्विच स्टेटमेंट है इसका भी यही काम है। ये भी कंट्रोल, ये भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, ये भी कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं है तो नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा सा इसका जो है वो सीन डिफरेंट है, वो हम देखते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है हमारे पास। मैंने कहा यूजर से, मैंने एक वेरिएबल ले लिया डे नाम का, यूजर से कहा कि कोई भी नंबर एंटर करो 1 से लेकर 3 तक, 1 2 3। यूजर एक नंबर एंटर करेगा, वो डे नाम के एक वेरिएबल में हो गया। अब मैं जो स्विच स्टेटमेंट का मेरे पास सिंटैक्स है वो क्या है, मैं अगर यहाँ पर स्विच लिखूं और एंटर मारूं तो ये उसने मुझे स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स जो है वो दे दिया, ठीक है। ये विजुअल स्टूडियो कोड पे ही आपको मिलेगा, अगर आप कोड्स ब्लॉक वगैरह यूज कर रहे हो तो उस पर इस तरह का, जहाँ तक मेरा ख्याल है, नहीं वो देगा। अच्छा, अब वो क्या है कि स्विच स्टेटमेंट में स्विच के बाद आपने लिखनी है यहाँ पर एक्सप्रेशन। वो वेरिएबल का नाम लिखोगे या एक्सप्रेशन लिखोगे जिससे आपने चेक करना है। फिर इसके बाद आप बनाते हो केसेस, ठीक है। केस 1, केस 2, या केस का नाम होता है उस कंडीशन के हवाले से आप चेक करते हो। और फिर अगर तो उस केस के अंदर आप स्टेटमेंट लिखते हो जो आप इवेलुएट करवाना चाह रहे हो। इस एग्जांपल के थ्रू समझते हो, फिर समझ आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर यूजर से कहा था कि कोई भी नंबर एंटर करो 1 से लेकर 3 तक। तो
वो जो नंबर वो एंटर करेगा वो किस वेरिएबल में आएगा, वो डे नाम के एक वेरिएबल में आ गया। तो मैंने स्विच के बाद जो ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल रखा वो डे है, क्योंकि मैंने डे को चेक करना है। डे में अगर उसने 1 डाला है तो मैंने ये प्रिंट कराना है, अगर उसने 2 डाला है तो मैंने ये प्रिंट कराना है, अगर उसने 3 डाला है तो मैंने ये प्रिंट कराना है। इसलिए मैंने स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन है ना उसमें मैंने ये डे नाम का वेरिएबल रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, केस में आ गया। मैंने 3 केसेस बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने उसे 3 नंबर्स लिए हैं, 1 2 3। केस 1, अब ये 1 जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर उस यूजर ने डे में 1 एंटर किया है, यानी इनपुट उसने 1 दी है, तो वो क्या करेगा, इस केस में आएगा और वो मंडे को प्रिंट कर देगा, ठीक है, सी आउट मंडे, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर यूजर ने 1 की बजाय 2 एंटर किया है तो वो क्या करेगा, केस 1 की बजाय केस 2 पे डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, और वो ट्यूसडे को प्रिंट आउट करा देगा। अगर यूजर ने 3 एंटर किया है तो इन दोनों को स्किप कर देगा और डायरेक्ट केस 3 पे जंप करेगा और वो वेडनेसडे को प्रिंट करवा देगा। अगर यूजर ने 1 2 3 के अलावा कोई और चीज एंटर कर दिया, कोई और नंबर एंटर कर दिया है, तो वो तीनों केसेस को स्किप करेगा। और डिफॉल्ट, इसलिए स्विच में डिफॉल्ट बड़ा अहम होता है। जिस तरह इफ एल्स में एल्स होता है ना, इसी तरह स्विच में जो है वो डिफॉल्ट होता है। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट केस इनमें से ट्रू नहीं है तो आपके पास वो डिफॉल्ट में जो लिखा है वो उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट स्विच स्टेटमेंट में कॉन्सेप्ट है ब्रेक का। अगर आप ब्रेक नहीं ना डालते तो आपका क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा, ठीक है, इवन प्रोग्राम भी एरर दे देगा, एरर नहीं देगा, गलत रन हो जाएगा। देखते हैं अभी हम कैसे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं ना डालता, तो मेरा अगर यूजर ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 एंटर किया है तो मंडे मेरा सी आउट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि मंडे के बाद वो केस 2 पे भी आ जाएगा, इसको भी प्रिंट करवा देगा, केस 3 को भी प्रिंट करवा देगा, जितने केसेस हैं उसको बाद में प्रिंट करवा देगा। इसलिए मेरा हर केस में ब्रेक डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वाला एग्जीक्यूट हो गया है तो वो यहाँ से ब्रेक करके बाहर निकल आए, ठीक है, ब्रेक करके स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल आए, इसलिए ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट में ब्रेक डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली डिफॉल्ट के बाद कुछ है तो नहीं, ठीक है, कोई केस ही नहीं है, तो इसलिए डिफॉल्ट के बाद ब्रेक डालने की जरूरत नहीं होती। अब हमने इसको रन करके देखते हैं। ये सिंटैक्स ऐसे मैं कमेंट आउट करता हूँ और इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। एंटर नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 एंटर करता हूँ तो उसने ट्यूसडे प्रिंट आउट करवा दिया, 3 करूंगा वेनसडे। अब कोई और एंटर करके देखते हैं 1 2 3 के अलावा। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 एंटर कर देता हूँ तो उसने डिफॉल्ट वाला जो था मेरा, यानी डिफॉल्ट में मैंने क्या लिखा था, इनवैलिड, तो उसने वो प्रिंट करा दिया। तो ये मेरी स्विच स्टेटमेंट होगी। क्लियर है स्विच स्टेटमेंट? अच्छा, अब कंपाउंड कंडीशन। हमारे पास 3 मिनट हैं, जल्दी से देख लें, फिर नेक्स्ट सेशन अगले में हम लूप्स देखेंगे। 3 मिनट के बाद दोबारा इसी लिंक से आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। कंपाउंड कंडीशन, कंपाउंड कंडीशन क्या होता है? आप लोगों ने अपनी नेम्स और आईडीज एंटर कर दी हैं? 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लूँ ताकि मीटिंग एंड हो जाए। अगर किसी ने अपना नाम और आईडी नहीं लिखी तो काइंडली चैट बॉक्स में नाम और आईडी लिखते हो। जी। अच्छा, अब हमारे पास कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन क्या होता है कि हम दो कंडीशन, कंपाउंड का मतलब होता है ना दो, मतलब कंपाउंड एक सिंपल होता है, कंपाउंड होता है दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन हम चेक करना चाह रहे हैं। तो आपको याद होगा हमने पिछले सेशन में एक ऑपरेटर्स की टाइप पढ़ी थी, अभी भी मैंने शुरू में रिवाइज किया था, लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे एंड ऑपरेटर है, वो दो कंडीशन को चेक करते हैं ना, और ऑपरेटर है, ठीक है। तो एंड और ऑपरेटर हम यूज करते हैं कंपाउंड कंडीशन में। इसको मैं, इसको प्रोग्राम को हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि मैंने यूजर से कहा कि अपने एज एंटर करो और मार्क्स एंटर करो। अब मैंने क्या कहा, इफ स्टेटमेंट में मैंने कंडीशन रखी कि मैंने चेक किया कि एज भी 18 से ग्रेटर हो और मार्क्स 50 से ग्रेटर हो। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब वो एलिजिबल है कैंडिडेट स्टूडेंट। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स में आ जाएगा। हमने अभी ऊपर नेस्टेड इफ पढ़ा है ना, तो नेस्टेड इफ वाला ही काम है। नेस्टेड इफ में क्या होता है कि हम कंपाउंड कंडीशन यूज करते हैं। एक आउटर इफ होती है, उसके अंदर एक इफ होती है, लेकिन उसमें भी हम दो कंडीशन चेक कर रहे होते हैं। जैसे ऊपर हमने नेस्टेड इफ में चेक किया था ना, कि हमने चेक किया था कि नंबर ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए और नंबर मोर टू। ये मैं कंपाउंड के थ्रू भी काम कर सकता हूँ, दरमियान में मैं एंड ऑपरेटर डाल दूं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हो रहा है कि एज ग्रेटर देन 18 भी होनी चाहिए और एंड मैंने ऑपरेटर डाला और मार्क्स 50 से ग्रेटर और इक्वल होने चाहिए, तब वो एलिजिबल होगा। इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो आपके पास एल्स में आ जाएगा। इसको हम रन करके देखते हैं। एंटर एज, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ट्रू वाली कंडीशन डालता हूँ, एज भी मेरी 18 है
और मार्क्स भी मेरे 50 है, तो उसने कह दिया एलिजिबल। अब मैं इनमें से एक कंडीशन फॉल्स करके देखता हूँ। एज तो मेरी 18 है, लेकिन मार्क्स मेरे क्या है, 49 है। तो ये वाली कंडीशन मेरी दूसरी वाली फॉल्स हो गई, तो उसने कह दिया नॉट एलिजिबल। तो आपको पता है एंड ऑपरेटर काम किस तरह से करता है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू करेगा, वरना वो फॉल्स कर देगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर डालता तो एक भी कंडीशन में ट्रू होती तो उसको वो ट्रू कर देता। क्लियर है कंपाउंड कंडीशन? अच्छा, यस। लास्ट हमारा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार आ जाता है एग्जाम में। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास ये वाला आप एक ऑपरेटर यूज करते हो, क्वेश्चन मार्क और ये कॉलन का साइन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इफ एल्स आप पढ़ा है ना आपने, इफ एल्स, उसको लिखने का एक दूसरा तरीका है। इफ ये क्वेश्चन मार्क से पहले कंडीशन है, अगर तो नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो आपके पास क्या कर दो, इवन प्रिंट कर दो। अगर ये नहीं है तो एल्स ये प्रिंट कर दो। यानी इफ एल्स को लिखने का एक दूसरा तरीका है। ये कंडीशन है क्वेश्चन मार्क से पहले, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला इफ के बाद वाला पार्ट है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट कर दो। तो ये इसे कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये भी कभी कभार यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स है कंप्लीट हो गए। अब दोबारा आप इसी लिंक से ज्वाइन कीजिएगा, हम इंशाल्लाह जो लूप्स हैं हम उसको अब नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ठीक है।